हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। तो आज का लेक्चर जो है वो है टाइप्स ऑफ लोड। सो लेट्स स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ लोड। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली इंट्रोडक्शन, लोड्स और टाइप्स ऑफ लोड समझेंगे। आपको मेनली जो समझना है वो टाइप्स ऑफ लोड समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं एक बार। मेनी इंजीनियरिंग मटेरियल्स आर सब्जेक्टेड टू अ फोर्स बोथ ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एंड फैब्रिकेशन। प्रोसेसिंग कर रहे हो या फैब्रिकेट कर रहे हो उसको, उस पर लोड आपको लगाना ही लगाना है, तभी वो प्रोसेस होगा या फैब्रिकेट होगा, राइट। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू सॉलिड मटेरियल इट में रिजल्ट इन ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड डिफॉर्मेशन। अगर फोर्स आप किसी ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे तो या वो ट्रांसलेट करेगा, या वो रोटेट करेगा, वो डिफॉर्म करेगा, या वो अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, या वो घूम जाएगा, या वो अपना शेप एंड साइज चेंज कर देगा, तो डिफॉर्म हो गया। ये चीज़ हम देखते हैं। तो लोड जो है कैसे लगता है, या लोड अपने सर्विस कंडीशन में लगता है, मतलब वो वर्क कर रहा हो तब लगता है, या उस वो किसी ऐसे इन्वायरमेंट में है जिसकी वजह से उस पर लोड लग रहा है। क्या समझते हैं इसे? सपोज कीजिए एक रॉड है, ये एक ऐसे जगह पे जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ये अगर मेटल है तो ये एक्सपेंड करेगा, अगर ये एक्सपेंड करेगा तो इस रॉड पे लोड लग रहा होगा बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट, उसकी इन्वायरमेंट की वजह से। अगर वही वो ठंडे जगह पे होता तो ये रॉड इतना बड़ा है, ठंडे जगह पे रख दो ये छोटा हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, राइट। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल होता है ये। तो उस पर लोड लग रहा होता है थ्रू कॉन्टैक्ट विद अदर मेंबर। एक सब्जेक्ट, मान लो एक ऑब्जेक्ट है मेरा, दूसरा मेंबर आया, इस पर टकराया, ये मूव कर जाएगा। तो कांटेक्ट किया इसलिए वो मूव कर गया, तब भी फोर्स लग रहा है। ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर, अगर पानी के अंदर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को रख लूँ, सपोज कीजिए ये पानी है, इसके अंदर मैं किसी ऑब्जेक्ट को रखूँ, इसके चारों तरफ से प्रेशर लगना शुरू हो जाएगा। तो ये जो बाहर से प्रेशर लग रहा है ये इसके ऊपर लोड हो जाएगा, राइट, ड्यू टू ग्रेविटी एंड इनर्शिया फोर्सेस। ये तो हम अपने डेली लाइफ में देख रहे हैं, राइट, कि बस चलते चलते रुकी, आप आगे की तरफ बढ़ गए, बस चली आप पीछे की तरफ आ गए, ये सारे इनर्शियल फोर्सेस हैं। तो ये भी एक तरह से लोड है जो आपके बॉडी पे लगता है। ग्रेविटी तो हमें मालूम ही है। तो आइए टाइप्स ऑफ लोड समझते हैं। तो टाइप्स ऑफ लोड बेसिकली तीन तरीके से समझेंगे हम। एक विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ अगर बदलता है हमारा लोड तो हम उसको क्या क्या नाम दे सकते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड, लोड जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हमारे हो रहा है हमारे ऑब्जेक्ट पे, तो हम उस लोड का क्या नाम देंगे। और डायरेक्शन ऑफ लोड विथ रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या क्रॉस सेक्शन बोलेंगे इसको। तो अगर हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अगर ये इस पे लोड किधर किधर लग रहा है, उससे भी उसका नाम बदल जाता है। तो हम बहुत अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को, ताकि जब अगली बार आप मैकेनिक्स असोम में सॉल्व कर रहे हो तो आप लोड डिफाइन कर सके कि अरे ये तो ये लोड है, ये लोड है। और इसमें कुछ ऐसे भी लोड्स हैं जो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में या आपके इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से सुनिए और समझिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम देखेंगे लोड का जो मेरा मैग्नीट्यूड है। लोड का मैग्नीट्यूड बोलने का मतलब क्या है कि ये 20 न्यूटन का लोड है, कि 30 न्यूटन का है, कि 40 न्यूटन का है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। और दूसरा पॉइंट जो है वो समझना है हमें डायरेक्शन। डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन जो है पॉजिटिव एक्स में है, या पॉजिटिव वाई में है, या पॉजिटिव जेड में है, या फिर निगेटिव एक्स में है, निगेटिव वाई में है, और निगेटिव जेड में है। तो ये हमारा डायरेक्शन बताएगा, राइट। तो कहते हैं अगर हमारा मैग्नीट्यूड को मैं एम से लिख रहा हूँ और डायरेक्शन को डी से, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ना बदले, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ना बदले लंबे समय तक, फॉर लॉन्ग टाइम, तो हम कहेंगे वो मेरा स्टैटिक लोड है। और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मेरा अगर बदलता है, ये दोनों अगर चेंज करते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम पे, तो हम कहेंगे वो मेरा डायनेमिक लोड है। समझ में आया? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है कि पिलर, अगर आपके जो घर पे पिलर लगा हुआ है, उस पिलर को अगर आप देखेंगे तो उस पे कंटिन्यूसली एक ही लोड लग रहा है। आप देखिए पिलर पे जो आपके छत का लोड है वो कंटिन्यूसली वही लग रहा है। जब आप 2 महीने के थे तब भी वही लोड लग रहा था, जब आप 2 साल के हुए तब भी, जब आप 20 साल के हो गए तब भी यही लोड लग रहा है। तो वो डेड लोड कहलाता है। वो पिलर पे जो लोड लग रहा है वो डेड लोड कहलाता है।
तो डेड लोड एक एग्जाम्पल हो गया किसका, स्टैटिक लोड का। दूसरा हम आ गए ह्यूमन वेट पे। ह्यूमन वेट एक बेस्ट एग्जाम्पल है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का। मतलब एक ऑब्जेक्ट, मान लीजिए मैं एक तराजू पे पहले 5 ग्राम रखूं, उसके बाद फिर 5 ग्राम, फिर 5 ग्राम, फिर 5 ग्राम, और ये काम मैं 1-1 साल पे कर रहा हूं। तो इस पे बहुत कम कम वेट बढ़ रहा है, वो भी बहुत धीरे धीरे, नेग्लिजिबल टाइप से। तो इसको हम बोलते हैं ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, और ये भी हमारे स्टैटिक लोड में ही आता है। समझ में आया? तो आप समझ लिए कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में 2 डिवीजन है, एक स्टैटिक लोड है, एक डायनेमिक लोड है। स्टैटिक लोड में डेड लोड है और ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है। डेड लोड जो है लंबे समय तक जो वेट लग रहा है वही लगता रहेगा, और ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में धीरे 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 वेट बढ़ता है, बहुत स्लोली, नेग्लिजिबल टाइप से। तो ये दोनों जो है स्टैटिक लोड के कंडीशन में आता है। अब आते हैं डायनेमिक लोड पे। डायनेमिक लोड को समझिए, ठीक है। अगर सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट आपके पास है, अब वापस से मैं वही मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को लेकर बात करूंगा। मैंने इस पे टेंसाइल लोड लगाया। टेंसाइल लोड मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये इसको खींचेगा बाहर की तरफ। अगर इसको कंप्रेस करता वो, तो ये निगेटिव हो जाता, ये निगेटिव हो जाता। अब इसको खींच रहा है ये, तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखलाएगा, राइट? ठीक है, चलिए फिर से बनाते हैं इसको। एक ऑब्जेक्ट है, मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के टर्म में बात करूंगा। अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर इस पे 2 न्यूटन का लोड लग रहा है, ये 2 न्यूटन का, अगले समय पे अगर मैं इस पे 3 न्यूटन का लोड लगाऊं, फिर अगले समय पे इस पे मैं 4 न्यूटन का लोड लगाऊं, 4 न्यूटन का लोड लगाऊं, मतलब समय के साथ आप देखिए लोड बढ़ाता जा रहा हूं मैं, पर डायरेक्शन मैंने सेम रखा है। डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड बदल रहा है। ये केस हो, ये पहला केस हो गया जिसमें डायरेक्शन तो सेम है, मैग्नीट्यूड बदल रहा है। अब आइए दूसरे केस में। दूसरा केस है कि डायरेक्शन 2 न्यूटन का इधर से लगाया मैंने एक बार, ये 2 न्यूटन का टेंसाइल लोड लगाया, फिर 2 न्यूटन का मैंने कंप्रेसिव लोड लगाया, फिर मैंने 2 न्यूटन का कंप्रेसिव लोड लगाया। अभी क्या किया मैंने, अब मेरा मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन बदल दिया। एक बार टेंसाइल पॉजिटिव डायरेक्शन, एक बार निगेटिव डायरेक्शन। अब इधर देखिए, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, इधर देखिए एक बार निगेटिव एक बार पॉजिटिव, अलग अलग करके देखिए या फिर टेंसाइल या कंप्रेसिव के टर्म में देखिए। तो डायरेक्शन बदल दे रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड मेरा 2 ही न्यूटन है, डायरेक्शन बदल दो। ये मेरा दूसरा केस। अब तीसरे केस में को देखते हैं। तीसरे केस में मैंने क्या किया, मैंने टेंसाइल लगाया 1 न्यूटन, कंप्रेसिव लगाया मैंने 2 न्यूटन। अब देखिए मैंने डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बदला। मैग्नीट्यूड 1 से 2 कर दिया, 1 से 2 कर दिया, और डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव से निगेटिव कर दिया। तो आपने टोटल कितने केसेस पढ़ लिए, एक केसेस जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड वाज सेम, डायरेक्शन वाज सेम, सॉरी मैग्नीट्यूड वाज चेंजिंग, डायरेक्शन वाज सेम। दूसरा केस आपने पढ़ा मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड बदल रहा था, डायरेक्शन भी बदल रहा था। और तीसरा केस आपने पढ़ा, सॉरी दूसरे केस में आपने पढ़ा कि मैग्नीट्यूड सेम था, डायरेक्शन बदल रहा था। पहले केस में मैग्नीट्यूड बदल रहा था, डायरेक्शन सेम था, और तीसरे केस में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बदल रहे थे। तो पहला केस था जिसमें मैग्नीट्यूड जो था मेरा डिफरेंट था, डायरेक्शन सेम था। दूसरा केस जो था जिसमें मैग्नीट्यूड सेम था, डायरेक्शन डिफरेंट था, और तीसरा केस था जिसमें दोनों डिफरेंट थे। तो ऐसे केसेस में, और ये चीज़ जो है आपका पीरियोडिकली होना चाहिए, पीरियोडिकली का मतलब समय, ऐसा नहीं कि आज किया कल छोड़ दिया, फिर परसों किया तरसों छोड़ दिया, बिल्कुल समय के साथ। तो वैसा जो केस होता है उसको हम कहते हैं फटीग लोडिंग कंडीशन। ठीक है, अब आप इसको एक बार रीड कीजिए, आपको समझ में आएगा। दोस लोड उस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, और बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रिपीटेडली, लगातार रिपीटेडली, तो उसको हम बोलते हैं फटीग लोड। तो फटीग लोड का आपने 3 केस पढ़ा, 1 2 3 केस। एक केस में आपने देखा कि मैग्नीट्यूड हमारा बदल रहा है, डायरेक्शन सेम है। दूसरे केस में आपने देखा कि मैग्नीट्यूड सेम था, डायरेक्शन बदल रहा था। तीसरे केस में आपने देखा मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बदल रहा था, और वो रिपीटेडली हो रहा है। तो वैसे लोडिंग कंडीशन को हम बोलते हैं फटीग लोडिंग कंडीशन, राइट। अब इम्पैक्ट पे आते हैं।
अगर लार्ज अमाउंट ऑफ लोड लगे, देखिए लोड विच इज एक्टिंग फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, 1/3 ऑफ द नेचुरल टाइम पीरियड ऑफ द मटेरियल। तो चलिए ये तो बात की बात है। सपोज कीजिए आप किसी को थप्पड़ लगाते हैं खींच के, तो उसके गाल पे बहुत जोर का झटका लगता है और बहुत कम समय के लिए लगता है, तो वो क्या हो गया, इंपैक्ट लोड हो गया। बहुत मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा और बहुत कम टाइम के लिए, ठीक है। तो वैसे कंडीशन को हम कहते हैं इंपैक्ट लोड। क्लियर हो गया। तो आपने दो चीज़ें पढ़ी, स्टैटिक लोड, डायनेमिक लोड। स्टैटिक लोड का दो एग्जाम्पल्स देखा आपने, डेड लोड एंड ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। डायनेमिक लोड का आपने दो एग्जाम्पल देखा है, इंपैक्ट लोड, इसको शॉक लोड भी बोलते हैं और सडनली अप्लाइड लोड भी बोलते हैं। अचानक ऊपर से कुछ गिर गया आपके सर पे, वो इंपैक्ट लोड कहलाएगा। और एक फटीग लोड, इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे आप, आगे मैं दिखाऊंगा आपको एग्जाम्पल। तो चलिए ये देखिए एग्जाम्पल। जब आपको तार तोड़ना हो तो आप इसको इस तरीके से नहीं खींचेंगे। अगर मान लीजिए ये आपकी वायर है तो आप इसको टेंसाइल लोड लगा के नहीं खींचेंगे, इसको आप क्या करेंगे, ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे, मतलब एक एंगल पे इसको मोड़ करेंगे, मोड़ेंगे इसको, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं इसे, तो ये बड़े आसानी से आपका टूट जाएगा। तो एक्चुअली आप इस पे क्या कर रहे होते हैं, अगर मान लीजिए ये मेरा वायर है, अगर आप इसको बेंड करेंगे तो ये इस तरीके से बेंड होगा इधर, और इधर से बेंड करेंगे तो इस तरीके से बेंड होगा। तो इसी ऑब्ज सरफेस को एक बार आप टेंसाइल दे रहे हो और एक बार आप कंप्रेसिव, एक बार टेंसाइल एक बार कंप्रेसिव। देखो समझ में आया, मैं फिर से समझाता हूँ। अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, अगर इसको इधर से करेंगे, घुमाएंगे अगर, तो इस पोर्शन पे टेंसाइल लोड आ जाएगा, इस पोर्शन पे कंप्रेसिव। अब जैसे आप इसको इधर से रोटेट कीजिएगा तो इस पोर्शन पे आ जाएगा कंप्रेसिव, इस पोर्शन पे आ जाएगा टेंसाइल। मतलब एक ही इसके लेयर को आप एक बार टेंसाइल दे रहे हो, एक बार कंप्रेसिव, एक बार टेंसाइल दे रहे हो, एक बार कंप्रेसिव। तो ये फटीग केस कहलाता है, ऐसा केसेस फटीग कहलाता है, ठीक है। अब जैसे ये एक एग्जांपल देखिए, एक स्पेसिमेन रखा हुआ है, इस पे एक बार टेंसाइल लग रहा है, एक बार कंप्रेसिव लग रहा है, ये भी फटीग केस है। अब ये थप्पड़ जो आपने लगाया, ये इंपैक्ट लोड का कंडीशन है। क्लियर। तो आपने विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में दो तरीके से डिवाइड था, स्टैटिक डायनेमिक, स्टैटिक का भी एग्जाम्पल, डायनेमिक का भी एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आप देखिए विथ रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। तो एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड लोड, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब इसको आगे हम एग्जाम्पल में समझते हैं। अगर एक बीम मैंने लिया है, मैंने, जो बीम का नाम सिंपली सपोर्टेड बीम है। जिनको नहीं पता कि इसको सिंपली सपोर्टेड क्यों बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बीम में, ठीक है। तो अगर इस तरीके का बस एक लोड लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड। ये पॉइंट लोड कहलाता है। और अगर एक मोमेंट लग रहा हो तो हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट। अगर यूनिफॉर्मली पूरा इस बीम पे लोड डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यहां से यहां तक, तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है भैया, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहलाता है। देखिए इसी तरीके से आपको नजर आएगा, राइट। और अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट हो तो आपको इस तरीके से नजर आएगा। डन। और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, आप देखिए एक एंड पे जो है लोड कम है, दूसरे एंड पे लोड ज्यादा है, इसको हम यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कहते हैं। वेराइंग लोड इसलिए कहते हैं क्योंकि वेरी करता है, इसलिए यूनिफॉर्मली वेरी लोड। और यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ कम है फिर ज़्यादा फिर कम, कम ऐसे ऐसे लोड वेरी नहीं कर रहा है, यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल यूनिफॉर्म, इसलिए इसको यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कहते हैं। तो एक बार रिवाइज कर ले, अगर सिर्फ एक लोड लग रहा हो, तो हमको बोलेंगे कि ये कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड। और सिर्फ एक मोमेंट लग रहा हो तो हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट है। अगर यही मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरे बीम पे तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट है। और यही लोड अगर पॉइंट लोड अगर बहुत सारा लग जाए तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ये। और यही पॉइंट लोड अगर धीरे धीरे लेंथ के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, राइट।
इनको देख के आप समझ सको कि किसे हम कॉन्सेंट्रेटेड लोड बोलते हैं, किसे हम पॉइंट लोड बोलेंगे, किसे हम कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट बोलेंगे, किसे हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलेंगे। तो ये आपको देख के समझ में आना चाहिए। तो अब आते हैं हम डायरेक्शन ऑफ लोड विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन। इसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं, तो ध्यान रखिए। ये मेनली जो डिवाइड होता है वो नॉर्मल लोड पे डिवाइड होता है और शियर लोड पे। अगर हमारा ये सरफेस है, ये हमारा सरफेस है, अगर इसे 90 डिग्री बनाकर कोई भी लोड लग रहा है, अगर ये 90 डिग्री बना रहा है तो वो नॉर्मल लोड कहलाता है। और अगर 0 डिग्री बना रहा है, मतलब इस प्लेन के मेरे ये पैरेलल है, तो हम उसको शियर लोड कहते हैं। चलिए आगे मैं समझाता हूँ। देखिए, ये आपका एक ब्लॉक है, इस पे अगर इस तरीके से लोड लग रहा है तो आप गौर कीजिए कि ये लोड जो है इस पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है 90 डिग्री एंगल। तो ये कहलाएगा कि ये नॉर्मल लोड है, राइट। ये जो लोड है, जो पर्पल कलर में आपने देखा, ये इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर ये मेरा प्लेन है तो ये मेरा फोर्स है, इनके बीच का जो एंगल है वो 0 है, मतलब ये पैरेलल है। तो ये मेरा शियर फोर्स कहलाएगा। शियर फोर्स जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पैरेलल होगा, और मेरा जो नॉर्मल फोर्स है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के 90 डिग्री होगा। बस यही बेसिक डिफरेंस है, समझिए। ये चीज मैंने लिख दिया है। लोड इज सेड टू बी नॉर्मल इफ इट इज परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। डन। लोड इज सेड टू बी शियर, लोड इज सेड टू बी शियर इफ इट इज पैरेलल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाता तो फिर कुछ और बातें होने लगती, पर अभी मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, तो हम इसके अनुसार बात करेंगे। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे फोर्स अगर 90 डिग्री बनाकर लग रहा है तो वो नॉर्मल लोड कहलाता है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे फोर्स अगर मेरा पैरेलल लग रहा है तो वो शियर लोड कहलाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए, आप इसको रीड आउट कर लेंगे, बाकी आप ये समझ गए। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट में आप गौर कीजिए, ये नॉर्मल तो लग रहा है बट मेरा इस सेंट्रॉयडल एक्सिस से कुछ दूरी पे लग रहा है। तो अगर मैं इसको सामने से देखूं और ये मेरा सेंट्रॉयडल एक्सिस हो तो ये लोड कुछ यहां पे लग रहा है, मतलब इस एक्सिस पे नहीं लग रहा है। तो ध्यान रखना है, बहुत गौर से सुनिए, ध्यान रखना है कि अगर लोड मेरा पोलर एक्सिस पे हो, किस पे? पोलर एक्सिस पे। ये मेरा एक्स एक्स, ये मेरा वाई वाई, ठीक है, या फिर ये मेरा जेड जेड, सारा का सारा सेंट्रॉयडल एक्सिस होता है। पर जिस पॉइंट पे अगर इसको आप कट करोगे और इस सारे का सेंट्रॉयड जिस पॉइंट पे मिलेगा वो मेरा पोलर एक्सिस कहलाएगा। तो जो लोड पोलर एक्सिस पे एक्ट कर रहा है वो मेरा नॉर्मल लोड कहलाएगा। इसी को आप नॉर्मल टेंसाइल लोड कहोगे, बाहर की तरफ होगा। अगर अंदर की तरफ लग रहा हो तो नॉर्मल कंप्रेसिव लोड कहलाएगा, राइट। अब इस केस में देखिए, ये बिल्कुल पोलर एक्सिस पे नहीं लग रहा है, तो इस तरह के फोर्सेस को हम कहते हैं कि ये एसेंट्रिक है। तो इसमें शियर फोर्स भी मेरा एक एसेंट्रिसिटी पे है और नॉर्मल भी एक एसेंट्रिसिटी पे है। तो नॉर्मल इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द पोलर एक्सिस। देखिए आप, नॉर्मल लोड अगर पोलर एक्सिस के थोड़ा सा भी दूरी पे है, थोड़ा सा भी दूरी पे है, तो हम इसको एसेंट्रिक बोलते हैं। तो इस तरह का जो भी लोडिंग कंडीशन होगा उसको हम एसेंट्रिक एक्सियल लोड बोलेंगे, टेंसाइल और कंप्रेसिव, राइट। डन। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो एसेंट्रिसिटी है, अगर कोई भी लोडिंग कंडीशन एसेंट्रिसिटी पे आके लगता है तो ये कॉज कर देता है बेंडिंग ऑफ बीम पे, मतलब ये बीम को ये कुछ इस तरीके से बेंड कर देगा, इस तरीके से बेंड कर देगा। तो ये जब लगता है तब बेंडिंग हमारा होने लगता है। अगर ये सिर्फ इसी पोलर एक्सिस पे लगेगा तो ये सिर्फ टेंसाइल लोड क्रिएट करेगा, मतलब ये सिर्फ इस तरीके से डिफॉर्म करेगा, ना कि इसमें बेंडिंग मोमेंट आएगा।
बेंड नहीं करेगा ये। तो बेंड के पीछे हमेशा एक एसेंट्रिक लोडिंग कंडीशन का वजह होता है। डन। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब आपको मुझे बताना है कि लोड आपका ए बी सी डी कौन कौन सा है, राइट। इसका नाम क्या है, सॉरी, इसका नाम आपको मुझे बताना है। कि ए बी सी डी, ए क्या है, ए का नाम क्या होगा, बी का नाम क्या होगा, सी का नाम क्या होगा, डी का नाम क्या होगा। अगर आप सारे ये चारों फोर्सेस का नाम मुझे बता सकते हैं कि ए किस नाम से बुलाया जाएगा, बी किस नाम से, सी किस नाम से और डी किस नाम से, तो आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं अपना आंसर लिख के। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा देश तभी तो आगे बढ़ेगा देश। चलिए, थैंक यू सो मच।